ओके, तो जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द न्यू ड्रेस। द न्यू ड्रेस में जो मेन कैरेक्टर है वो है मेबल वॉरिंग, MEBEL वॉरिंग, WARING, मेबल वॉरिंग। मेबल वॉरिंग मेन कैरेक्टर है। अब इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेबल वॉरिंग जो है वो बहुत एक इनसिक्योर वुमन है और सेल्फ कॉन्शियस वुमन है। इनसिक्योर वुमन मतलब उसको सबसे प्रॉब्लम होती है, उसको खुद में दिक्कत दिखती है, खुद को वो इंफीरियर समझती है, नीचा समझती है, एंड दूसरों को सुपीरियर, ऊंचा समझती है। सेल्फ कॉन्शियस है, खुद ही में डाउट्स होते रहते हैं उसको। अब उसको एक पार्टी में इन्वाइट किया जाता है, वो उस पार्टी में जाती है एंड उस पार्टी में जितने भी लोग आते हैं सबसे खुद को कंपेयर करती है। एंड अगर कोई भी उस पार्टी में कुछ भी बात कर रहा होता है तो उसको लगता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि वो उसके बारे में बात कर भी नहीं रहे होते हैं। तो अब मैं आपको एक एक कैरेक्टर समझाऊंगी कि वो पार्टी में कौन कौन कैरेक्टर आता है एंड वो कैसा कैरेक्टर है। ठीक है, मेबल वॉरिंग मेन कैरेक्टर है, इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस है। उसको एक पार्टी में इन्वाइट किया गया एंड कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हर येलो ड्रेस। उसने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है एंड वो कॉन्स्टेंटली अपनी ड्रेस के बारे में ही सोच रही है। थिंकिंग एवरीवन इज मॉकिंग हर एंड मेकिंग फन ऑफ हर ड्रेस। उसको ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ ऐसा लगता है कि सब लोग उसको मॉक, चिढ़ा रहे हैं एंड मेकिंग फन ऑफ हर ड्रेस। सेकेंड कैरेक्टर है मिसेस क्लैरिसा डैलोवे। मिसेस क्लैरिसा डैलोवे एक बहुत ही ज्यादा रिच वुमन है एंड वो होस्ट है पार्टी की, मतलब जिसने वो पार्टी रखी है उसका नाम है मिसेस क्लैरिसा डैलोवे। मिस मिलान वो इंसान है जिसने मेबल वॉरिंग का येलो कलर का ड्रेस बनाया था एक मैगजीन से देख के। मिसेस बार्नेट, अब मिसेस बार्नेट जो है वो क्लैरिसा डैलोवे के घर पे सर्वेंट है। उसका काम ये था कि जितने भी लोग आएंगे पार्टी में वो उनका ओवरकोट निकालेगी एंड हैंग कर देगी। तो उसने क्या किया, मेबल वॉरिंग जब आती है तो उसने उसका ओवरकोट लिया एंड बस इतना बोला कि ठीक है मैंने तुम्हारा ओवरकोट ले लिया, अब तुम जाके अपने आप को मिरर में चेक कर लो, जो कि वो सारे गेस्ट्स को बोल रही थी। लेकिन क्योंकि मेबल वॉरिंग एक बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस वुमन थी, उसको लगता था कि जो मिसेस बार्नेट है वो उसका मजाक उड़ा रही है एंड उसके येलो ड्रेस को मॉक कर रही है, चिढ़ा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। फिफ्थ कैरेक्टर है रोज शॉ। रोज शॉ जो रहती है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहती है पार्टी की, यूनिकली ड्रेस्ड रहती है, मतलब बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आती है, यूनिक लगती है सबसे ज्यादा। और मेबल वॉरिंग अपने आप को उससे कंपेयर करती है और इन्फीरियर मतलब नीचा फील करती है कि रोज शॉ इतनी सुंदर दिख रही है, मैं क्यों ऐसे दिख रही हूँ, ऐसे करके। सिक्स्थ जो कैरेक्टर है वो है रॉबर्ट हेडन। रॉबर्ट हेडन जो है दैट वो एक हैंडसम हंक है पार्टी का। जैसे रोज शॉ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी तो रॉबर्ट हेडन हैंडसम हंक था पार्टी का। रॉबर्ट हेडन एक ऐसा इकलौता इंसान था जिसने मेबल वॉरिंग को प्रेज किया, उसकी तारीफ की उसकी ड्रेस को लेके। लेकिन मेबल वॉरिंग एज यूजुअल क्योंकि वो इनसिक्योर थी, उसको लगता है कि रॉबर्ट हेडन उसकी ड्रेस का मजाक उड़ा रहा है। सेवेंथ कैरेक्टर है चार्ल्स बट। एक इकलौता नेगेटिव कैरेक्टर इस पूरे चैप्टर में है चार्ल्स बट। वही एक इकलौता रहता है जो मेबल वॉरिंग को एक्चुअल में क्रिटिसाइज करता है, एक्चुअल में उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाता है। लास्ट कैरेक्टर है मिसेस हॉलमैन। मिसेस हॉलमैन सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती है। अब मेबल वॉरिंग और मिसेस हॉलमैन में क्या डिफरेंस है, मेबल वॉरिंग जो रहती है वो सेल्फ कॉन्शियस रहती है, मिसेस हॉलमैन जो रहती है वो सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती है। सेल्फ ऑब्सेस्ड रहती है, वो हर इंसान के पास पार्टी में जाके अपनी बात करती है, अपने दुखड़े बताती है, अपने गम बताती है कि उसको क्या है। तो मिसेस हॉलमैन जब भी किसी के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताती थी तो मेबल वॉरिंग को ऐसा लगता था कि वो उसके ड्रेस का मजाक उड़ाने जा रही थी, बट कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लास्ट में देखो नोट्स में, स्टूड अलोन इन द पार्टी। जो मेबल वॉरिंग है वो पार्टी में पूरा टाइम अकेली खड़ी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। फेल्ट एज अ फ्लाई एंड अदर्स एज अ बटरफ्लाई। खुद को फ्लाई एंड दूसरों को बटरफ्लाई समझ रही थी, मतलब खुद को इंफीरियर एंड दूसरों को सुपीरियर समझ रही थी। थिंग्स अबाउट हर लाइफ विथ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, हैप्पी इन दैट लाइफ ओनली। अब जब वो खड़ी थी तो वो सोच रही थी कि वो अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश है, जहां पे वो अपने बच्चों के साथ है, जहां पे वो अपने हस्बैंड के साथ है। यहाँ पे उसको इंफीरियर फील नहीं होता, वो खुद को उन जैसा समझती है। तो उसको लगता है कि ये जो लाइफ है वो उसके लिए नहीं बनी है। डिसाइडेड टू बी अ बेटर पर्सन। वो सोचती है कि अब से वो ऐसा खुद को इंफीरियर एंड दूसरों को सुपीरियर नहीं समझेगी, एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करेगी एंड वो वहां से उस पार्टी से चली जाती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज इन टू द वाइल्ड। इन टू द वाइल्ड में भी दो स्टोरीज है। इन टू द वाइल्ड में दो स्टोरीज है। एक पहली स्टोरी जो है वो किरण पुरंदारे की है एंड सेकेंड है शाहजहां की। तो किरण पुरंदारे की सुनो पहले। वो एक अंबर जारा जंगल में लॉस्ट है एंड उसको पिटजारी विलेज जाना है। वापस से, अंबर जारा जंगल का नाम है, उस जंगल में वो लॉस्ट है एंड उसको
पिटजारी विलेज करके एक नाम है, उस पिटजारी विलेज में जाना है। वो अंबरजारा जंगल में 8.5 आवर्स के लिए था। अब वो वहां से उठता है एंड चला जाता है। वो धीरे धीरे पिटजारी विलेज की तरफ जा रहा है एंड वो एक अलार्म कॉल सुनता है। अलार्म कॉल रहता है च्यैक च्यैक। ये अलार्म कॉल लंगूर करते हैं एंड ये अलार्म कॉल रहता है कि हमारे आसपास लेपर्ड है। ठीक है, अब वो 15 मीटर्स वॉक करके एक सैंटोरम मतलब होली प्लेस, मंदिर जैसी जगह पे पहुंचता है एंड राजू से मिलता है। ठीक है, फिर राजू से मिलके उसके साथ टाइम स्पेंड करके दोनों अपने अपने वेज ले लेते हैं एंड चले जाते हैं। अब जो किरण पुरंदारे रहता है वो 3 हिलॉक्स चढ़ता है। हिलॉक्स मतलब स्मॉल माउंटेन्स, तो 3 हिलॉक्स चढ़ता है। पहला हिलॉक चढ़ने पे उसको कोई ट्रेल्स मतलब उसने मार्किंग की होती है। जब वो अंबरजारा अंबरजारा जंगल आ रहा होता है तो उसने कुछ मार्किंग्स की होती है, वो मार्किंग्स उसको नहीं दिखती, तो वो ढूंढ रहा होता है। तो पहला हिलॉक जब वो उतरता है तो उसको कोई भी मार्किंग्स या कोई भी ट्रेल नहीं दिखते। सेकेंड हिलॉक उतरने पे उसको बाइसिकल मार्क्स भी दिखते हैं एंड हिलॉक्स मतलब उसने जो ट्रेल्स छोड़े होते हैं वो दिखते हैं, तो उसको समझ जाता है कि वो सही रास्ते पे है। एंड थर्ड हिलॉक जब वो उतरता है, चढ़ के उतरता है, तब वो देखता है कि सामने पिटजारी विलेज है। तो 3 हिलॉक्स चढ़ता है एंड वहां पे वो देखता है कि वहां पे शादी हो रही होती है। एंड लास्ट में वो एक सेंटेंस बोलता है कि आई एम हैप्पी दैट जंगल स्टिल एग्जिस्ट्स। सेकेंड स्टोरी है शाज जंग की। शाज जंग एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वो राजीव गांधी नेशनल पार्क में काम करता है। एक दिन वो देखता है कि यंग लेपर्ड और ओल्ड लेपर्ड की लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन क्योंकि सनसेट हो रहा होता है तो वो चला जाता है। नेक्स्ट डे वो आके देखता है तो वो देखता है कि जो यंग लेपर्ड है वो जीत गया रहता है, क्योंकि यंग लेपर्ड के फेस पे खून रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू जर्नी फॉर हिम, ही स्टार्टेड कैप्चरिंग द लाइफ ऑफ लेपर्ड एंड कॉल्ड इट स्कारफेस। अब उस दिन वो डिसाइड करता है कि अब से वो लेपर्ड की लाइफ को कैप्चर करेगा एंड उसको नाम देगा स्कारफेस। ही ऑल्सो कैप्चर्ड साया अ ब्लैक पैंथर। अब वो लेपर्ड के साथ साथ एक ब्लैक पैंथर को भी कैप्चर करता है, उसका नाम रहता है साया। ही मेड डॉक्यूमेंट्री ऑन साया एज ही वॉज फर्स्ट ब्लैक पैंथर। अब उसको कैप्चर करने के साथ साथ वो साया पे डॉक्यूमेंट्री भी लिखता है, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक पैंथर रहता है। ही क्रिएटेड BCRTI। अब BCRTI एक एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो आएगा आपको। तो BCRTI एक एजेंसी है जो लोकल्स को या गांव के लोगों को ये सिखाती है कि कैसे आप जंगल से एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते हो, कैसे आप शेल्टर बना सकते हो, कैसे आप उससे पैसे कमा सकते हो। तो ये एजेंसी किसने क्रिएट की थी? शाज जंग ने। एजेंसी टीचेस विलेजर्स अबाउट जंगल एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड आउट ऑफ इट। एजुकेटेड लोकल्स अबाउट टूरिस्ट मनी। लोकल्स को वो टूरिस्ट मनी के लिए भी एजुकेट करता था कि कैसे टूरिस्ट जब यहाँ पे आएंगे तो आप उनसे पैसे कमा सकते हो। ट्रेंड अ लोकल नेम्ड मडगावड़ा। अब ये लोकल्स को ट्रेन करते करते उसने एक लोकल को ट्रेन किया था जिसका नाम था मडगावड़ा। अब उसने उसको इतना अच्छे से ट्रेन किया कि जो मडगावड़ा है वो आज एक सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है। ही हैज नोन दिस जंगल फॉर 35 ईयर्स नाउ, और वो इस जंगल को 35 ईयर्स से जानता है। ओके, तो 2 स्टोरीज थी, किरण पुरंदारे एंड शाज जंग। वाई वी ट्रैवल एक वैल्यू बेस्ड चैप्टर है। इसमें कुछ भी आएगा आपको अपने मन से लिखना है, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ पॉइंट वाइज। ओके, ट्रैवलिंग ब्रिंग्स अस एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, वो हमको जॉय देता है। नो बर्डन ऑफ एवरीडे लाइफ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ। हमारा बर्डन पूरा चला जाता है जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, तो हम ना पर्सनल लाइफ सोचते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ सोचते हैं। गिव्स अस मच नीडेड रेस्ट, वो हमको जो रेस्ट हमको चाहिए होती है, हमारे सोल को जो रेस्ट चाहिए होती है वो हमको देती है ट्रैवलिंग। गिव्स अस न्यू स्पिरिट टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, वो हमको एक न्यू स्पिरिट, न्यू आत्मा देती है टू लिव लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। क्वेश्चंस आवर बिलीव्स एंड गिव्स अस टाइम टू रिकंसिडर आवर ओपिनियंस। अब इसका मतलब है कि जब हम ट्रैवल करते हैं और नए लोगों से मिलते हैं, उनका ओपिनियन जानते हैं, तो हमको समझ में आता है कि हम जो सोचते हैं, हमारा जो ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि वही सही हो सकता है बाकी लोगों का भी ओपिनियन या पर्सपेक्टिव सही हो। हेल्प्स अस टू सी एवरीथिंग इन डिफरेंट लाइट, हमको हर चीज एक अलग नजरिए से देखने को मिलती है जब हम ट्रैवल करते हैं। एनरिचेस आवर नॉलेज, हमारा नॉलेज बढ़ता है। मेक्स अस एक्सप्लोर आवरसेल्व्स, व्हेन वी ट्रैवल आउटसाइड वी ट्रैवल आवरसेल्व्स, वी ट्रैवल इनसाइड आवरसेल्व्स, मतलब जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम खुद को भी जानते हैं, खुद को हम वापस दोबारा जानने लगते हैं। मेक्स अस काइंड एंड एम्पैथेटिक, हमको काइंड बनाती है, एम्पैथेटिक बनाती है। हेल्प्स अस मीट न्यू पीपल एंड गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर, हम ट्रैवल करते हैं तो नए नए लोगों से मिलते हैं, उनके नए कल्चर्स के बारे में जानते हैं। वी ट्रैवल मल्टीपल पर्सपेक्टिव,
हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मतलब लोगों को, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन जानते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, हम जो सोचते हैं वो सही सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ये हमको बताते हैं। बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट आवर पर्सपेक्टिव इज नॉट यूनिवर्सल, मतलब हम जो सोचते हैं दैट इज नॉट यूनिवर्सल बट इट इज लिमिटेड टू आवरसेल्व्स। हम जो सोच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सब वही सोचेंगे, सब किसी और की कुछ और भी सोच हो सकती है। ट्रैवलिंग इज नॉट ओनली विजिटिंग न्यू प्लेसेस बट सीइंग एवरीथिंग थ्रू फ्रेश माइंड। ओनली व्हेन वी लीव कंफर्ट वी गेट टू सी हार्डशिप्स ऑफ पीपल। जब हम अपना कंफर्ट छोड़ के ट्रैवल करने जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि बाहर लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है। माउंटेन्स और डेजर्ट्स जो दिखने में इतने सुंदर दिखते हैं, वहां पे जाके उनको पता चलता है कि वहां पे जो लोग एक्चुअल में रह रहे हैं उनके लिए वो कितना डिफिकल्ट है रहना। गिव्स कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन ट्रैवलर्स एंड नेटिव। कल्चर्स हम एक्सचेंज करते हैं, हम ट्रैवलर्स है, वो लोग नेटिव्स है वहां के जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, तो हम अपने कल्चर्स एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। When we travel, we are born again. जब हम ट्रैवल करते हैं we are born again, क्योंकि हमको हर एक चीज डिफरेंट लाइट से देखने का मौका मिलता है। Gives us new purpose and motivation, brings out the child in the traveler, हम वापस बच्चे बन जाते हैं। Provide adventure and thrill that excites us and essential to keep mind active. Prevent soul from getting exhausted. Identity changes when we travel different places. Acquire a combination of identities of various languages and culture. ये वही पॉइंट से सेम रिपीट हो रहे हैं बस। Each time writer returns from a tour, he keeps thinking of that place and revisit it through photographs of his diary entries, just like the person in love. तो राइटर इसमें यह बताते हैं कि जब हम वापस ट्रैवल करके आते हैं तो कैसे हम अपने पिक्चर्स बार बार देखते हैं, लाइक अ पर्सन इन लव। ट्रैवलिंग रिमाइंड्स अस दैट वर्ल्ड इज टू वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स। और ट्रैवलिंग हमको ये रिमाइंड कराता है कि वर्ल्ड कितना ज्यादा वास्ट है एंड कॉम्प्लेक्स है। ओके, लास्ट चैप्टर सेक्शन 1 का, वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस। वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस का मेन कैरेक्टर है अच्युत गोडबोले। अच्युत गोडबोले एक मिडिल क्लास स्कूल बॉय है, सिंपल उसकी अपब्रिंगिंग है, सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग है, लेकिन वो मतलब उसके घर पे बेसिक एमिनिटीज भी नहीं होती थी, जैसे फैन, गीजर, ये सब उसके घर पे नहीं होता था, तो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन वो बोलता है कि मेरा रिच चाइल्डहुड था। अब रिच चाइल्डहुड वो इसीलिए बोलता है क्योंकि उसके घर पे म्यूजिशियंस और सिंगर्स आते थे, तो जब म्यूजिशियंस और सिंगर्स आते थे तब से उसने बुक्स लिखने की, और लिटरेचर वाले लोग भी आते थे, तब से उसको लगा कि उसको बुक्स लिखने का बहुत ज्यादा शौक है एंड उसको लिटरेचर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था। ओके, अब उसका कॉलेज लाइफ देखते हैं। वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता था, वो सब्जेक्ट को प्यार करता था, इसीलिए वो पढ़ता था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड पाइथागोरस थ्योरम उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। 7th स्टैंडर्ड में वो 9th स्टैंडर्ड का मैथ सॉल्व करता था। एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में उसका 16th रैंक आया था। मैथ्स में उसको हमेशा 100% मार्क्स मिलते थे एंड क्योंकि उसका पूरा एजुकेशन मराठी में था तो बस एक ड्रॉबैक था कि उसका जो इंग्लिश था वो बहुत ज्यादा पुअर था। अब जब उसका कॉलेज खत्म होता है तो उसको आईआईटी सोलापुर में एडमिशन मिल जाता है। उसकी पुअर इंग्लिश की वजह से उसको बहुत ज्यादा लोनली फील होता है। सीनियर गाय जो रहते हैं वो उसको बुली करते हैं उसकी इंग्लिश के लिए। अब उसको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील होता है तो उसको कॉलेज छोड़ना रहता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता एंड वो न्यूज़पेपर्स और नॉवेल्स रीड करना चालू करता है अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, और वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। 9 to 10 months felt confident and then become head of a software company and gave presentation in English। अब वो 9 से 10 महीने प्रैक्टिस करता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। अब वो सारे प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देता है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी का हेड बन जाता है। ओके, उसके बाद आईआईटी के बाद वो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करता है एंड 10 दिन तक जेल में रहता है। मुंबई में वो जॉबलेस रहता है फॉर सो मेनी ईयर्स। अब आईटी सेक्टर में वो 32 ईयर्स काम करता है, जिसमें से 23 ईयर्स वो आईटी कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है। बहुत सारी कंट्रीज उसने ट्रैवल किया रहता है। 4 बुक्स लिखता है वो आईटी पे। लेफ्ट हिज जॉब, जब वो बुक लिखना चालू कर देता है तो वो अपनी जॉब छोड़ देता है। उसको 2 ऑफर्स मिलते हैं ऑफ 3 करोड़ पर एनम। एक बुक लिखने के लिए उसको 3 करोड़ का ऑफर मिलता है। बुक का नाम रहता है फर्स्ट लव। अब वो 2 बुक्स लिखता है जिससे लोग डिप्रेशन से, मतलब जो पढ़ के लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, वो हेल्प करता है उन लोगों को। बुक का नाम रहता है मुसाफिर एंड मन्नत। एंड लास्ट बुक वो लिखता है एंटरप्रेन्योर्स पे, मतलब बिजनेसमैन पे। वो बुक का नाम रहता है बोर्ड रूम। ओके, अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आपका, मैं आपको सेक्शन 1 का पेपर पैटर्न समझाती हूँ कि सेक्शन 1 कैसे आएगा। ओके, सेक्शन 1 में आपका आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे आपको क्वेश्चंस आएंगे एंड लैंग्वेज स्टडी आएगा। ठीक है,
सेकेंड इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, लेकिन वो अनसीन पैसेज रहेगा जो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको एक माइंड मैपिंग का क्वेश्चन रहेगा एंड समरी राइटिंग का क्वेश्चन रहेगा। तो समरी राइटिंग बहुत इजी है, जो भी आपका पैसेज रहेगा वो पैसेज की आपको समरी लिखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आपको टाइटल देना है, तो आप टाइटल देंगे पहले समरी का मिडिल ऑफ द पेज पे, एंड जितना भी आपका पैराग्राफ रहेगा उसका हाफ आप समरी लिख देंगे। ये हो गया आपका समरी। अब माइंड मैपिंग, ओके ठीक है। माइंड मैपिंग में आपको मिडिल ऑफ द पेज पे से क्लाउड बना के मेन आइडिया लिखना है। मेन आइडिया के 4 सब पॉइंट्स देने हैं एंड वो सब पॉइंट्स के भी सब पॉइंट्स रहेंगे। ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। अगर आपको डाउट रहेगा कुछ भी तो आप नोट्स में देखोगे तो आपको समझ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नोट्स में 2 क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, माइंड मैप ऑन स्टूडेंट्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आप प्रैक्टिस करके देखो एक बार। समरी राइटिंग, आप अभी मैंने जितने भी 8 चैप्टर्स आपको पढ़ाए वो 8 चैप्टर्स में से आप किन्हीं भी 3 चैप्टर्स का समरी लिख लो तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा। तो ऐसे हमारा सेक्शन 8 पूरा कंप्लीट होता है।